भाई पढ़ना है तो आ जा, ठीक है, रिवीजन करनी है तो आ जा, लेकिन अगर पूरा चैप्टर समझना है ना तो मत आ। मैं यही करूँगा क्योंकि एकदम मैं समराइज़ करके पूरा बताऊँगा। मैं भी 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है, तेरे लिए बना रहा हूँ वीडियो। समरी, बिल्कुल समरी टाइप बनाऊँगा, साइंस हिस्ट्री के बनाऊँगा, साइंस हिस्ट्री का सिलेबस कवर करूँगा। तो पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं ये वीडियो देख के, क्योंकि लिए अगर आपको पूरे चैप्टर शुरू से समझना है, स्टार्ट करना है अभी, तो ये वीडियो मत देखो। रिवीजन करनी है, ये आपको पास होना है। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर 1। और इसको आप चैप्टर की तरह मत देखिए, कहानी सुनाऊंगा मैं आपको कि कैसे राष्ट्रवाद फैला पूरे यूरोप में। यूरोप में देशभक्ति की भावना कैसे आई, सारी कंट्रीज़ का अलग अलग है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है। जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक टर्म से शुरुआत करते हैं हम अपनी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब होता है फ्री और पॉलिटिकली फ्री। अपने हिसाब से आप अपनी गवर्नमेंट को गवर्न करो, अपने हिसाब से आप इलेक्ट करो, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, ये होता है लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया। तो यहाँ पहली 1789 में शुरुआत हुई है फ्रांस से। फ्रांस में हुआ क्या कि बहुत सारी ऐसी मूवमेंट चलाई गई जिससे लिबरलिज्म को लोगों के अंदर आया, ठीक है। उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, बहुत सारी बिजनेस क्लासेस इमर्ज हो रही थी, इसकी वजह से लोग एजुकेट हो रहे थे और वो जान रहे थे कि क्या होता है। इसकी वजह से उनने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारी मतलब क्राइटेरिया ऐसे बने, सरकमस्टांस ऐसे बने कि वहाँ पे लिबरलिज्म की शुरुआत हुई। और वहाँ से फिर आगे अपना डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत आई, फिर दोबारा अपना नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। तो वो आई थी कुछ ऐसे रीजंस की वजह से। एक उनका था ला पात्रिये ला सिटियोन, मतलब द फादरलैंड और द सिटीज़न का एक मुद्दा था। उस रॉयल फ्लैग था ना, उनको रिप्लेस कर दिया गया था एक अपना ट्राई कलर फ्लैग से, जिसने उनको मोनार्की को नीचे कर दिया, ठीक है। और स्टेट्स जनरल को कर दिया गया था रीनेम नेशनल असेंबली की वजह से। और वहाँ पे फ्रेंच आर्मीज़ बनाई गई थी और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। जितनी सारी लैंग्वेज थी पूरे एरिया में, सबको हटा के एक अपनी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज। इंटरनल कस्टम ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया। और यहाँ पे वेट एंड मेजर्स का एक ही वो लिया गया, वेट एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, इससे यूनिटी आई कंट्री में, ये हर जगह पे सेम वेट एंड मेजर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस करी गई। नेशनल एंथम लोग गाते थे तो अपने आप नेशनलिज्म की भावना आती थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आई डेमोक्रेसी धीरे धीरे। लेकिन 1804 में जब अपना आया नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसने वो लाया अपना सिविल कोड लाया अपने साथ। तो सिविल कोड में उसने 1804 के सिविल कोड में उसने बहुत सारे चेंजेस लाए, जो कि उनमें से 3-4 अच्छे थे और बहुत सारे अच्छे थे, 3-4 बुरे थे, ठीक है। और जो अच्छे चेंजेस थे उनने राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया डिक्लेयर, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, और जो लोग बिना पैसे काम करते थे वो वाला सिस्टम हटा दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी। और राइट टू प्रॉपर्टी थी सबसे मेन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो बेटर कर दिया गया, आसानी से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेट कर पा रहे थे। बहुत सारी कॉन्फेडरेशन कर दी, कंट्रीज़ को बांटा नहीं, कंट्रीज़ को जोड़ दिया, मतलब अलग अलग सबको जोड़ के फ्रेंच बना दिया पूरा, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉज ले आए और वेट एंड मेजर्स का एक ले आए, और एक कॉमन नेशनल करेंसी कर दी जो सबके लिए एक सेम करेंसी होगी, ठीक है। और उनने कुछ बेकार चीज़ें भी करी इसमें साथ साथ। ये तो अच्छी बात हो गई। बेकार चीज़ ये करी कि उनने पहले तो अपना सेंसरशिप लगा दी, तो वो अपने उनके हाथ में पूरी मीडिया हो गई कि जो वो बोलेंगे वो मीडिया दिखाएगी आपको। और दूसरा, वो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन करने लगे, मतलब लोगों को फोर्स आर्मी में ले जाने लगे फोर्स करके, और टैक्स बढ़ा दिया उनने। तो इनकी 3 चीज़ों से वो खुश नहीं थे लोग। पहले तो लोग सोचते थे हॉर ब्रिंगर की तरह सोचते थे कि हमारे प्रॉस्पेरिटी रहेंगे, और हमको बहुत सारे कंट्रीज़ में, हॉलैंड वगैरह जैसी कंट्रीज़ में, ये सब उनको हॉर ब्रिंगर्स तरह दिखते थे नेपोलियन को। धीरे धीरे लेकिन उनकी वो चेंज हो गई। फिर 1815 का टाइम आता है जब वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं। 3 देश ने हराया उनको मिलकर, रशिया, ब्रिटेन और प्रूशिया ने मिलके उनको हराया, ठीक है। ये 3 देश थे जिनसे वो हारे। फिर वहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में उनके जो जो चेंजेस किए थे ना नेपोलियन, सब अंडू कर दिए जाते हैं, और जो बार्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है। जैसे 1804 से पहले जब बार्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, थोड़ा और पहले जब बार्बन डायनेस्टी हुआ करती थी, उसको रिस्टोर कर दिया गया। नया किंग आ गया अपना, कोई आया था, नाम मेरे को इतना पता नहीं है, 1815 में, ठीक है। और जो बहुत सारे फ्रांस के बगल में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज फॉर्म कर दी गई, जिससे वो अपना एक्सपेंशन फर्दर ना कर पाए, अपनी कंट्री को और बड़ा ना कर पाए, इसलिए उसके बॉर्डर में बहुत सारी कंट्री बैठा दी। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसको नॉर्थ इटली की पावर दे दी, ठीक है। ये हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना में। मेन उसका मुद्दा यही था कि जो जो उसने नेपोलियन ने करे सारे उसको रिस्टोर करे, चेंजेस को, और अंडू करें, और लिबरलिज्म की जगह कंजर्वेटिज्म लाएँ, ठीक है। उनका मेन मुद्दा यही था। और ये जो ट्रीटी करवाई थी ना, इसके हेड थे, चांसलर थे, ये अपना क्या नाम था, ड्यूक मेटरनिक नाम था, ठीक है, जिनने ये ट्रीटी ऑफ वियना कंडक्ट करवाई थी। और एक रिवॉल्यूशनरी भी बहुत फेमस आई इसके बाद 1807 में।
ठीक है, गुसिप्पी मजीनी नाम के, ठीक है, जो कि 1807 जेनोवा में पैदा हुए थे। वो कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर थे, अंडरग्राउंड सोसाइटी होती है, उसके मेंबर थे, जिनके मतलब वो जो ऐसे वर्क कर रहे थे छुप छुपा के कि हमको देश को आज़ादी दिलवानी है, अपना कंट्री को नेशनलिज्म की भावना जगानी है, ठीक है, ऐसे वो काम कर रहे थे बिल्कुल अलग अंडरग्राउंड होके। और उनने कार्बोनरी में मेंबर थे वो। 1824 में उन्होंने एक रिवॉल्यूशन करने का चाहा लिगुएरिया में, तो वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और उनके बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म करी थी, एक यंग इटली और यंग यूरोप। यंग यूरोप उन्होंने करी थी मर्सलीस बर्न में, और यंग इटली करी थी उन्होंने मर्सलीस में, ठीक है, फॉर्म। अब आता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848, जब रोमांटिसिज्म बहुत पॉपुलर हो चुका होता है। रोमांटिसिज्म वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं, रोमांटिक वाला मूवी वाला नहीं, वो वाला जो कल्चर, अपने कल्चर के प्रति प्यार, ठीक है, अपने कल्चर ट्रेडिशंस के प्रति प्यार, ठीक है। जैसे कल्चरल सॉन्ग्स गाए जाते थे, फॉल्स गाई जाती थी, टेल्स गाए जाते थे, फोक टेल्स, ठीक है, बहुत सारी स्टोरी सुनाई जाती थी, मतलब एक तरह से बेसिक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा था, ठीक है। अपनी हिस्ट्री याद करी जाती थी, गाने गाए जाते थे अपने नेशनल लैंग्वेज में, प्रमोट किया जा रहा था नेशनलिज्म को, अपनी भावना को, यूनिटी की भावना को, इन सब चीज़ों से प्रमोट किया जा रहा था। इसको एक टर्म में कॉन्फिडेंट किया गया है, इसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। अब हम बात करते हैं ग्रीस में कैसे नेशनलिज्म आया। ये सेम चीज़ जो मैंने बताई ना, उसकी वजह से 15th सेंचुरी में वो पार्ट हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर का, ठीक है। धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना आई, और वो कुछ टाइम बाद अपने आप नेशनलिज्म उसके अंदर पूरा भर गया, और वो एक कंट्री बन गया, मतलब भावना आई और वो अलग से कंट्री बन गया। ग्रीस इंडिपेंडेंट हो गया, ये खाली इसी कला की वजह से। 1832 में जब बना, तो ये बना था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसको लिख दूंगा टर्म को, ठीक है, निकल ऊपर लिखा रहा हूँ, बोलने में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। बाकी इससे इस ट्रीटी के जरिए ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री की फॉर्म में इमर्ज हो गया। जो मैंने बात करी ना अभी फ्रांस की, 1815 में आ गई थी दोबारा से बारन डायनेस्टी, ठीक है। तो उसका नाम था, जो किंग का नाम था, लुइस 8 था उस किंग का नाम, ठीक है। लेकिन उसको 1824 में वो मर गया, तो दूसरा आ गया, एक किंग आ गया दूसरा 1824 में, जिसका नाम चार्ल्स था। चार्ल्स नाम से आप याद रख सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। 1824 में वो आ गया, उसने मोनार्की की बहुत सारी पावर इंक्रीज़ कर दी, जिसकी वजह से 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ, जुलाई रिवॉल्यूशन नाम से वो जाना जाता है। उसने भगा दिया उसको, अपना जो चार्ल्स था ना, मोनार्की बढ़ा रहा था, इसलिए उसको भगा दिया, हटा दिया। और उसकी जगह हमारा जो आया चार्ल्स को हटा के, वो जो चार्ल्स को हटा के आया वो था लुइस फिलिप किंग बन गया 1830 में, जिसको भी फर्दर 1848 में भगा दिया गया कुछ रीज़न की वजह से। जब जो ये टाइम था ना 1848 के आसपास का, वहाँ पे बहुत सारी फूड शॉर्टेज हुई, फूड लोगों को मिल नहीं पा रहा था, लोग गलियों में उतर आए, ठीक है, क्राइसिस हो रहे थे, बहुत सारे पब्लिक क्राइसिस हो रहे थे, मतलब वही है ना सारे मतलब हर चीज़ गिर गई थी, एक तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, लोग रोड पे आ गए और प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि प्राइस इतने बढ़ गए थे ना फूड के, लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब इसी टाइम वो भाग गया लुइस फिलिप पेरिस भाग गया 1848 में। फिर इसी टाइम फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, और इसके किंग बना दिया गया अपने नेपोलियन थर्ड को। नेपोलियन थर्ड मतलब उनके नेपोलियन के चाचा के बेटे, शायद ऐसी कुछ लगेगा, ठीक है, नेपोलियन का चाचा, पता नहीं ऐसे कुछ रिश्ता था, ठीक है। नेपोलियन थर्ड को बना दिया गया किंग, और उसी टाइम पे फ्रांस को यूनिवर्सल मेल सफरेज मिल गई थी। इसी समय एक फ्रेडरिक सोरियू नाम के आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिन्होंने 4 पिक्चर्स बनाई थी, 4 प्रिंट्स बनाए थे अपने, जो दर्शा रहा था अपनी लिबर्टी को। एक उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थी, एक मूर्ति के जरिए उन्होंने मतलब एक एलिगरी के, फीमेल एलिगरी के रूप में उन्होंने दिखाया था फ्रांस को, जो कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थे उनके हाथ में, और एक हाथ में चैटर्स ऑफ राइट ऑफ मैन थे, मतलब बुक थी एक, चैटर्स ऑफ राइट ऑफ मैन। और उसमें जो क्राउन थे ना वो नीचे पड़े हुए थे, उन फोटो में उन्होंने जैसे दिखाने की कोशिश करी थी, क्राउन नीचे पड़े हुए थे, और बहुत सारी कंट्री नेशनलिज्म की दौड़ में आगे बहुत सारी कंट्रीज़ हो चुकी थी, रिपब्लिक हो चुकी थी, बन चुकी थी, और बहुत सारी रास्ते में थी, जैसे यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड बन चुकी थी, हमारी रिपब्लिक डन हो गया था उनका, ठीक है। फ्रांस बनने की, मैंने बोला ना बनने की उसमें थी, इसलिए थोड़ा सा पहले बनाया था, जब रिपब्लिक बन गई उससे पहले तक बात है, ठीक है। तो फ्रांस रिपब्लिक बनने वाली थी, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी थी उसके पीछे, और उसके पीछे ऑस्ट्रिया थी। तो फ्रांस के पीछे जर्मनी थी। पहले जर्मनी की बात कर लेते हैं, जर्मनी कैसे बनी, ठीक है। हाँ भाई, तो जर्मनी की बात करें हम, तो जर्मनी में 1834 में एक ज़ोल्वरीन फॉर्म हुई थी। ज़ोल्वरीन एक कस्टम ड्यूटी थी जिसने अबॉलिश करी थी। बहुत सारी करेंसीज 30 करेंसीज अराउंड हुआ करती थी उस टाइम जर्मनी में, अबॉलिश करके उसने 2 करेंसी कर दी थी। और वहाँ के जितने ट्रैफ बैरियर्स थे ना, जहाँ पे मतलब आपको पैसे पे करने पड़ते थे, वहाँ क्लोथ का एक साइज़ होता था, ईल मेजरमेंट का नाम था, जो जिससे क्लोथ नापते थे, वो हर जगह टैक्स पे करना पड़ता था उसका, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो टैरिफ बैरियर्स उनको हटा दिया गया, और 1834 में ये काम किया ज़ोल्वरीन ने, एक जो कि कस्टम ड्यूटी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसी टाइम रेलवे नेटवर्क को बढ़िया कर दिया गया एकदम मस्त, जिससे मोबाइलाइजेशन हो सके, पीपल एक जगह से जा सके, और इसने और हेल्प करी रिवॉल्यूशन में। फिर कुछ टाइम बाद लिबरल्स ने अपनी जो मिडिल क्लास लोग थे ना, उनने, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, उनने ट्राई किया कि एक वो बनाए कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे लिबरल लोग इकट्ठे हुए, उनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 831 मेंबर उसमें इलेक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर वो जब ले गए ना किंग के पास प्रपोजल की एक्सेप्ट कर लो, तो वो अदर मनाती के साथ जाके मिल गया और उसने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि नहीं करेंगे। वो प्रूशिया के किंग के पास ले गए थे अलग करने को जर्मनी, क्योंकि प्रूशिया और जर्मनी पहले एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो प्रूशिया के किंग के पास ले गए थे, ठीक है। अब बात हुई कि उनको फिर आर्मी के ज़रिए उनकी जो कम्युनिटी बनाई थी ना, उनको डिसबैंड कर दिया गया, हटा दिया गया पूरी तरह से। मतलब उन एक रिवॉल्यूशन जो ट्राई किया उनने, वो फेल हो गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला रिवॉल्यूशन। और इसमें दो चीज़ें और इनने ढंग की नहीं करी थी ना, कि ना पुअर को लिया था, ना लिबरल उनको लिया था, नोबल्स को। खाली ये मिडिल क्लास में रह गए थे, इसलिए सब लोगों का गेन नहीं कर पाए। सब लोग इनके साथ आ जाते तो क्या पता सक्सेस हो जाते। इनने खाली मिडिल क्लास का ध्यान रखा। साथ ही इनने तो वो भी नहीं दिया था, वुमेन को वोटिंग राइट भी नहीं दिया था, इसलिए भी ये सक्सेस नहीं हुई। फिर कुछ टाइम बाद ये कंट्री ने हेल्प किया, जो हमारे प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं, उनने हेल्प किया रिपब्लिक बनने में, किसको, जर्मनी को रिपब्लिक बनने में। और उन्होंने 7 सालों में 3 वॉर लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया से, ठीक है। 3 वॉर लड़ के उनने रिपब्लिक बना दिया। पहले तो जब जो किंग बने थे उनका नाम था फ्रेडरिक विलियम, जो पहले प्रूशिया के किंग हुआ करते थे। प्रूशिया के किंग अभी नहीं, मतलब पहले हुआ करते थे, और अब बन गए थे विलियम किंग बन गए थे अब जर्मनी के। तो यहाँ पे रिपब्लिक बन जाता जर्मनी। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट कंट्री में अपनी। नेक्स्ट कंट्री हमारी है इटली। इटली के जैसे हमने बताया कि इटली को नॉर्दर्न पार्ट पे ऑस्ट्रिया वो कवर कर लिया था ट्रीटी ऑफ वियना में। ऑस्ट्रिया ने ले लिया था नॉर्दर्न पार्ट। बीच वाला था पोप के पास, नीचे वाला था अपना क्या बोलते हैं, बारबन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के पास, ठीक है। तो पहले तो जब मैंने वो बताया इटली का था अपना क्या नाम से, गुसिपी मजीनी इटली का था, जिसने रिवॉल्यूशन का ट्राई किया, लेकिन वो फेल हो गया था। 1830 के अराउंड उसने बनाई थी अपनी कम्युनिटी बनाई थी, ठीक है। यंग इटली नाम से अपनी एक सोसाइटी बनाई, जिसमें रिवॉल्यूशन करने में वो फेल हो गया था। और अभी सिर्फ इटली के पास अपनी एक ही स्टेट थी, वो 7 स्टेट में डिवाइड था इटली पूरा। एक स्टेट थी जिसका नाम था सर्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसको रूल कर रहा था असली किंग विक्टर इमैनुअल II। और फिर बाद में रिवॉल्यूशन में हेल्प करी एक हमारे गुसिपी गरिबल्दी नाम से एक आदमी है, उनने हेल्प करी। वो रिवॉल्यूशनरी नहीं थे पूरी तरह से, खाली एक वो हिस्सा हुआ करते थे, उनने हेल्प करी। और जो उसका किंग का एक चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम था काउंट डी कैमेलियो केवार, उसने भी हेल्प करी रिवॉल्यूशन में। फिर धीरे धीरे लड़ाई करी, एक साइड साउथ से अपने केवार ने किया फोर्स, और उधर आप उनको पब्लिक का सपोर्ट मिला, इसकी वजह से वो साउथ में कवर कर पाए और हरा पाए स्पेन की बारबन डायनेस्टी को। और नॉर्थ में उसी पे गरिबल्दी ने अकेले ही मिलके अकेले ही बाकी एक देश की वहाँ पे अपना एस्टेब्लिश, जर्मनी नहीं फ्रांस की मदद से वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी अपनी, ठीक है। कब्जे में ले लिया नॉर्थ। और नॉर्थ जब साउथ हो गया तो बीच वाला पोप अपने आप पतला रास्ता देख के निकल गया। वो भी क्या करता, अकेले दोनों साइड से कवर हो गया था, तो बीच वाला पूरी इटली आ गई। ऐसे 1861 में राजा के पास, विक्टर इमैनुअल II के पास इटली दी रिपब्लिक बन गई। एक लास्ट केस आता है हमारा ब्रिटेन का थोड़ा लंबा केस है, लेकिन सबसे अलग हटके केस है। यहाँ पे कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे सीधे बहुत लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, कोई इसमें जल्दीबाजी वाला रिवॉल्यूशन वाला प्रोसेस नहीं था। एक 15th सेंचुरी में ये एक पूरा एम्पायर हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर नाम से 15th सेंचुरी में। इनफैक्ट 18th सेंचुरी तक कोई ब्रिटेन एम्पायर था ही नहीं, जो द ग्रेट ब्रिटेन नाम से जानते हो ना, वो एम्पायर था ही नहीं। यहाँ पे पहले तो इंग्लैंड ने हराया नहीं था, एक स्कॉटलैंड के साथ यूनियन साइन करी थी 1707 में, जिनमें उनने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। स्कॉटलैंड उनके अंडर आ गई थी और वो साथ में दोनों मिलकर एक देश बन गए थे, ठीक है, एक कंट्री बन गए थे। अब उनने धीरे धीरे इंग्लिश बहुत समय उस टाइम रिच हो गई थी, उस टाइम उन पावर आ गई थी, इंग्लिश जो लैंग्वेज स्पीकर्स थे ना इंग्लिश, उन पे पावर आ गई थी। तो उनने धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया, अपने दबाव में ले लिया, जो अपना स्कॉटलैंडिश लैंग्वेज बोलते थे स्कॉटलैंड वालों को कब्जे में ले लिया, ठीक है। और वो ज़्यादा वॉर भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें ट्रीटी साइन करनी थी एक यूनियन की, ठीक है। और धीरे धीरे कवर होते गए, इंग्लैंड पूरे अपने आप को स्प्रेड करते गए इंग्लिश बोलने वाले। और दूसरी साइड वहीं पे आयरलैंड का पार्ट था, जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड था, और इंग्लैंड ने उनको प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करी कैथोलिक्स को हराने में, ठीक है।
तो उनने कैथोलिक्स ने बहुत सारे अपने उनमें से प्रसिद्ध रिवॉल्यूशनरीज थे कैथोलिक्स में। वुल्फ टोन नाम से एक रिवॉल्यूशनरी था जिनने हेल्प करी कि वो अपने बचा पाएँ कैथोलिक्स को, बचा पाएँ कैथोलिक्स लैंग्वेज को। लेकिन वो क्योंकि प्रोटेस्टेंट की साइड ब्रिटिश थे इसलिए वो हार गए और आयरलैंड भी ब्रिटिश के अंदर आ गया। फिर ये इमर्ज हुआ 1801 में। 1801 में पूरी एक द ग्रेट ब्रिटेन नाम से पूरा बन गया, अपना एम्पायर बना लिया और अपनी एक नेशन बना ली, रिपब्लिक बना ली। मतलब इसमें कोई वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इनने दबा के अपनी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करके बढ़ा लिया और वहाँ पर अपना एक झंडा लहरा दिया, अपनी लैंग्वेज स्प्रेड करी, नेशनलिज्म की भावना अपने इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू स्प्रेड करी। और ब्रिटेन का केस यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। बस एक फीमेल एलिगरी वाला छोटा सा टॉपिक है। देखो, फ्रांस की जो फीमेल एलिगरी थी उसका नाम था मरिएने, ठीक है। और जर्मनी की जर्मेनिया। मरिएने के पास था एक फ्रांस वाली के पास, वो दिखाती थी आपको फ्रांस वाली की लिबर्टी दिखाती थी और रिपब्लिक दिखाती थी, ठीक है। और जर्मनी वाली आपको वो दिखाती थी, ओया क्लीव्स का उसका हेड पे था, वो रिप्रेजेंट करती थी पावर को, ठीक है। पावर को या आप कह लो थ्रू नोट्स के थ्रू अलग अलग जगह पर प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया जाता था कि ये हमारा देश है, जिससे उनको विजुअल एक बार आंखों में पड़ती है ना कोई चीज़ तो अच्छे से लगता है, पता चलता है कि हम हैं, ये हमारा नेशन है, कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग इमर्ज होती है। तो ये तरीका यूज़ किया गया फ्रांस और जर्मनी में, मरिएने और जर्मनी के थ्रू। और फिर लास्ट में एक वर्ल्ड वॉर वाला केस आता है। वर्ल्ड वॉर होती है एक एरिया को लेकर, बाल्कन्स को लेकर, जो कि 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। वहाँ पर धीरे धीरे नेशनल भावना आई फॉल्टेज के थ्रू, ऐसे ही वही रोमांटिसिज्म वाले कल्चर के थ्रू वहाँ पर धीरे धीरे पावर आई। लोग वहाँ से सोचने लगे कि हमारी अलग से रिपब्लिक बने। जैसे रिपब्लिक बनने लगी तो सारे जो नेबरिंग कंट्रीज थी, बड़े बड़े एम्पायर्स थे जो, जैसे ऑस्ट्रिया, आपका इंग्लैंड, सारे जितने भी थे, प्रूशिया, रशिया, मतलब जितने भी थे, सब चाह रहे थे कि भारत को अपने कब्जे में ले लें। और जो बाल्कन में बहुत सारी स्टेट्स थी ना, लिगुएरिया, बॉस्निया और बहुत सारी अदर्स थी, बहुत सारी थी, मेन उसमें ग्रीस थी, बाकी तो उनको चाह रहे थे वो कब्ज़े में ले लें क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। वो चाह रहे थे जितना रिसोर्सेज हो हमारे देश में आ जाए और हम इनको कब्ज़े में ले लें। जिसको बाल्कन एरिया को कब्ज़े में लेने के लिए सब नेशन तड़प रहे थे कि हमको ये चाहिए, ये वाला एरिया हमको चाहिए। लेकिन मतलब इसका जो भी था सब कुछ मिला के वर्ल्ड वॉर हो गई एक छोटे से एरिया के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज लोगों को चाहिए थे, कंट्रीज़ को चाहिए थे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी से कवर कर लिया, रिवाइज़ हो गया होगा, मेरा गला सूख गया, अब मैं जा रहा हूँ। और एक बार अगर आप पहली बार अगर खाली समरी देख रहे हैं तो मैं ज़रूर बुक रीड कर लीजिएगा NCERT, भले कितना टाइम लग जाए, 1 घंटा लग जाए, कर लीजिएगा बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।